नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स शुरू करने वाले हैं और इसमें आपको मतलब आप पढ़ ही चुके हैं इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें हैं थ्योरेटिकल टाइप का चीज़ है, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। ठीक है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा इसमें क्या लिखा वो बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ में मतलब इसको समझने में उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, आ जाइए। ठीक है मित्रों, अभी क्या है कि यहाँ पर अच्छा लिखा ही हुआ है, हमारे पास चार तरह के फंडामेंटल फोर्स हैं। चार तरह के फंडामेंटल फोर्स हैं। पहला तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो हमारे अपने इस मैकेनिक्स वाले पार्ट में काम के नहीं हैं। ठीक है, वो हमारे काम के नहीं हैं। हमारे काम का क्या कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि गर्लफ्रेंड है और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि बॉयफ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों हमारे काम का चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज सारे ही मोटा मोटी आ रहे थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज दो मोस्टली थे। वो कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। ये हम देख चुके हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? गौर फरमाइएगा। नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, किसी टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक हो गया। फ्रिक्शन हो गया, हम देख चुके हैं फ्रिक्शन। अभी और देखेंगे उसके बारे में। बॉइंट फोर्सेस क्या होता है? बॉइंट फोर्सेस किसी भी लिक्विड में है। मान लेते हैं कोई लिक्विड है। ठीक है, इसमें आपने कोई बॉल डाल दिया। अगर ये चाहे तो बॉल क्या होगा? चाहे तो ये बॉल फ्लोट कर रहा होगा या बॉल सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर ये पूछा जाए कि ये फ्लोट क्यों किया, सिंक क्यों किया, आप बोलेंगे कि भाई इसका ना डेंसिटी कम था, लिक्विड का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा था। और इस केस में जो बॉल का डेंसिटी ज़्यादा था, सेकंड केस मान लेते हैं इसको, और लिक्विड का डेंसिटी कम था। बट स्टिल बॉल फ्लोट क्यों किया? फ्लोट इसलिए किया क्योंकि अगर इसका डेंसिटी कम था तो नीचे की ओर जो ये वेट लगा रहा था और ऊपर की ओर जिस पे बॉइंट फोर्स लगा रहा था, तो नेट जो है वो फोर्स जो है ऊपर की तरफ बन रहा था। मैंने बॉइंट फोर्स वाज हायर देन वेट का फोर्स। ठीक है, जो कि नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है ऊपर की ओर था तो ये तैरने लगा था। दूसरे केस, सेकंड वाले केस में क्या था? ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या था? बॉइंट फोर्स अगेन ऊपर की ओर लग रहा था, वेट की फोर्स नीचे की ओर लग रहा था। इसका डेंसिटी ज़्यादा है मतलब वेट इसका ज़्यादा होगा। वेट ज़्यादा होगा मतलब वेट का फोर्स बेसिकली ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स जो है सो नीचे की ओर होगा और ये डूब जाएगा। ठीक है, ये बॉइंट फोर्स था। ठीक है, उसके बाद आता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, विस्कस मतलब क्या होता है? विस्कस मतलब होता है जो थिकनेस होता है लिक्विड का, उसको हम लोग विस्कस बोलते हैं। जैसे पानी है बहुत कम विस्कस है। ठीक है, उस दूध उससे थोड़ा ज़्यादा विस्कस है। शहद जो है या हनी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो और ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हमने देखा हुआ है। ठीक है, विस्कस फोर्स हो गया। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस अगर कोई भी चीज़ हवा में चल रहा है तो उस पर एयर का रेजिस्टेंस लगता है, फोर्स लगता है। कि मैंने एयर के हमको अपने को दिखता नहीं है, बट स्टिल जब आप चल रहे होते हैं ना तो आप एयर को काट रहे होते हैं। ठीक है, एयर एक दीवार की तरह है जो क्या है कि आपके चेहरा आने से साइड हो जाता है और आप चेहरा आपका अंदर आ जाता है। राइट। ठीक है, अगर वो एयर जो है दीवार बन जाए तो चेहरा आपका जोक जोका की तरह हो जाएगा। जोक जोका एक कैरेक्टर था, शक्तिमान एक सीरियल आता था जो हम लोग देखते थे, बहुत देखे शक्तिमान। बाद में थोड़ा बोरिंग कर दिया था, बट जोक जोका उसमें कैरेक्टर था। कपाला, जोक जोका, ये लोग शक्तिमान कैरेक्टर थे। सुना अभी इस शायद एक मूवी भी आ रहा है उस पर, देखेंगे जब आएगा। चलिए, इसके बाद होता है अपने पास टेंशन फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स टेंशन फोर्स मोटा मोटी एक ही है। ठीक है, एक मान लीजिए स्प्रिंग है। ठीक है, इस पर आपने फोर्स लगाया एफ इधर की ओर, तो ये कैसा हो जाएगा? इलोंगेटेड हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो इलोंगेट होने लग जाएगा, या आप इसको प्रेस कर दिए, ये छोटा हो गया प्रेस होकर के, तो इस पर फोर्स कैसा है? अंदर लग रहा था, इस पर फोर्स क्या है? बाहर लग रहा था। ठीक है, ये नॉर्मल स्प्रिंग ही मान लीजिए जो फोर्स नहीं दिखाते हैं। तो इस पर क्या होगा कि एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर की ओर, जिसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। इस पर क्या होगा? एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर की ओर, ताकि हम चाहते हैं कि मानी स्प्रिंग क्या चाहता है? हम नहीं चाहते, स्प्रिंग चाहता है कि हम अपने वापस उस साइज पे आ जाएं। ठीक है, तो ये इधर की ओर, इस पर फोर्स आपने इधर लगाया, इसमें फोर्स आपने आगे लगाया, तो रेस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो था इसमें अंदर की ओर लग रहा था, इसमें स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर लगेगा ताकि वो रिस्टोर करना चाहता है।
ठीक है, यही इसको ही हम लोग टेंशन भी बोल देते हैं। टेंशन जो है वो किसी चीज़ में आ जाता है, जैसे अगर कोई स्ट्रिंग भी है ना, स्ट्रिंग में आपने वेट लटका दिया, ये थोड़ा हम देख चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जो हम देख रहे थे उसमें हम देख चुके हैं, अगर सीलिंग से अगर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इस टेंशन मैंने इस स्ट्रिंग का समझिए, ना ये नीचे जा पा रहा है ना ये ऊपर लटक पा रहा है सही से, ठीक है, तो इसमें एक क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इसमें एक खिंचाव आ चुका है स्ट्रिंग में, चूंकि ये वेट आ गया है ना, इसमें वेट, इस वेट के कारण क्या हो गया, इस स्ट्रिंग में खिंचाव आ चुका है। खिंचाव तो आप समझ रहे होंगे, राइट, किसी भी चीज़ को आप होल्ड कीजिए, किसी भारी चीज़ को, ठीक है, जैसे तराजू है, तराजू आपने देखा होगा ना, कुछ खरीदने गए होंगे तो तराजू पे नाप के दिया होगा कुछ, ठीक है, तो उसका जो वो स्ट्रिंग होता है ना, आप देखें एकदम टाइट हो चुका है, मतलब क्या उसमें एक खिंचाव आ चुका है, उस खिंचाव को टेंशन बोलते हैं, ठीक है, दिमाग का भी खिंचाव को टेंशन बोलते हैं, है ना, तो ये खिंचाव को बोला जा रहा है, ठीक, एक चीज़। दूसरा चीज़, इसका मैग्नीट्यूड का बात किया गया है, रिस्टर्डिंग फोर्स है स्प्रिंग, इसका मैग्नीट्यूड का बात किया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर अपने को दिखेगा कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब F तो आप कितना लगा रहे हैं मान लीजिए आपको पता है, इसके हिसाब से K क्या है, कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये स्प्रिंग के जो मटेरियल है ना, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई उसमें अगर ज़्यादा कड़ा होगा तो के का वैल्यू ज़्यादा होगा, और के का वैल्यू कम है मतलब वो स्प्रिंग इजली एक्सटेंड हो रहा होगा, के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो धीरे एक्सटेंड हो रहा होगा। आप देखेंगे स्प्रिंग भी आप देखेंगे, मतलब आजकल के बच्चे तो पता नहीं कितना क्या देख पाते हैं, हम लोग के टाइम में तो मतलब काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता था, गाँवों से जब आप जाते आते रहते हैं तो बहुत तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो जिन्होंने देखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने स्प्रिंग तो देखा ही होगा, एटलीस्ट नहीं देखा तो आप फोटो देख लीजिए। तो स्प्रिंग होता है, कुछ स्प्रिंग जो होता है आराम से खींचता है, कुछ स्प्रिंग है काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है, जैसे बाइक वाइक का स्प्रिंग होता है ना, वो बहुत ताकत लगाना पड़ता है, और खिलौने का जो स्प्रिंग होता है ना वो आराम से खींच जाता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि स्प्रिंग का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगा या नहीं खींचेगा। अब वो ज़्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा वो कौन डिसाइड करता है, मैंने उसको हम मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं, उसको हम के से डिनोट करते हैं। दिस एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये यहाँ तक इसका ये था और ये क्या हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, ये फोर्स एफ लगा था इस पर, तो ये एक्स का इस पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगाया। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप ये देख लीजिएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो कि बाइक्स वगैरह में मिलती हैं, द फोर्स कांस्टेंट इज़ वेरी हाई, इस के की बात की जा रही है, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स एक जैसा ही था। 4 फंडामेंटल फोर्स अपने काम का क्या है नहीं है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा अंदर जाने की बात नहीं है, पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है ना। एक आध थ्योरेटिकल सवाल आपके स्कूल लेवल पे आ सकता है, बट जेई वगैरह या नीट वगैरह के लिए कोई इतना कुछ खास काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पॉइंट्स हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझे रहेंगे ना, उतना आराम से आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है। सवाल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होता है कि आपकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कितने क्लियर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम लोग फ्रिक्शन समझते हैं। पहले मैं पूरा आपको सिनेरियो बता देता हूँ, एक आध पॉइंट हो सकता है उसे मिस कर जाए, ठीक, कोशिश करूँगा ना मिस करे, जो मिस करेगा वो हम उधर से देख लेंगे, और बाकी स्टेटमेंट लैंग्वेज वाइज तो देख ही लेंगे उसको कि क्या कैसे लिखा हुआ। चलिए अब आ जाइए आप, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई बॉडी, आते हैं फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन से पहले हम इसका थोड़ा भूमिका बांधें, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बांधते हैं, ठीक। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी बॉडी अगर इधर की ओर मूव कर रही है, मूव इधर कर रही है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। हमेशा फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, रोलिंग में थोड़ा अलग हो जाता है, रोलिंग पर भी हमने बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइडिंग की ही बात कर रहे हैं, स्लाइडिंग पे ही अभी सब कुछ चलेगा, जितना इस लेक्चर में सब कुछ स्लाइडिंग पे चलेगा, नेक्स्ट में हम लोग रोलिंग पे चलेंगे। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो कभी भी कोई भी चीज़ मोशन अगर इधर की ओर कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन हमेशा इधर की ओर लगेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक, एक चीज़।
दूसरी चीज़ रिलेटिव मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सब बातें आएंगी आगे, तो ये सब बातें आपको मैं पहले से बता देता हूँ, तब जब हम आगे बढ़ेंगे फ्रिक्शन में तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन, ठीक है, ये टॉपिक आगे आएगा, ये टॉपिक जो है वो अगले किसी मैंने चैप्टर में आएगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए रिलेटिव मोशन मतलब होता क्या है। ठीक है, वैसे मोशन तो पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी लेते चलते हैं, जब आएगा तब अच्छे से देखेंगे उसको, क्योंकि इसमें जब सवाल बनने शुरू होंगे ना, वो ट्रेन वाले सवाल होते हैं और ब्ला ब्ला सवाल होते हैं, वो जब देखेंगे तब उसको अच्छे से और समझेंगे। बाकी अभी के लिए जो भूमिका बांधने का काम है, जितना काम का है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मतलब क्या होता है? ठीक है, संबंध। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। संबंध मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, ये 40 साल का है, एक उसका बच्चा है, उसका बेटा है, ये कितने साल का है? मान लेते 10 साल का है। ठीक है, तो इसमें हो गया वो। एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, इन दोनों को नहीं जानता है। ठीक है, ये पापा हैं, ये बेटा है, ये एक बाहर का आदमी है, स्ट्रेंजर है, ऐसे मान लीजिए इसको। अब मैं गया इसके पास, ये 40 साल का जो आदमी है, इसके पास मैं गया, मैं पूछा कि भाई साहब आपका ये कौन है? ये क्या बोलेगा मुझे? ठीक है, व्हाट विल ही से? मेरा ये सन है। ठीक है, फिर मैं गया कि बोला कि अरे चलो कोई नहीं, फिर मैं गया इसके पास। ठीक है, इससे मैंने पूछा भाई ये तुम्हारा कौन है? ये बोला कि ये मेरा बाप है। बाप, पापा, जिनको बाप लगता हो कि मतलब थोड़ा स्लैंग टाइप का है, वैसे स्लैंग है नहीं, बट वो क्या है कि गाली देने में लोग बाप ही यूज़ करते हैं ना, तो बाप स्लैंग बन जाता है, राइट। तो बाप स्लैंग नहीं है, बाप एक हिंदी की अच्छी वर्ड है। तो ये क्या बोलेगा? ये मेरा बाप है, मेरे पापा हैं, मेरे फादर हैं। ठीक है, अब फिर मैं गया, भाई चलो इसके पास भी काम हो गया, मैं गया इसके पास गया, मैं पूछा कि भाई ये दोनों को आपस में क्या लगते हैं? ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो ये क्या बोलेगा मुझे? ये मुझे बोलेगा कि दे आर जनरल पब्लिक, ये दोनों जनरल पब्लिक हैं, क्योंकि इसको पता नहीं है ना आपस में उनकी क्या रिलेशन है। तो आप ये चीज़ देखिए कि सेम रिलेशन, सेम इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है एक, ठीक है, रिलेशन इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आदमी वाइज वेरी कर रहा है ना। ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। इन दोनों के, फिर से सुनिएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन बाप बेटे के बीच का रिलेशन जो है, फादर सन के बीच का रिलेशन जो है, वो आदमी वाइज वेरी कर रहा है। बाप से पूछ रहा हूँ तो वो बोल रहा है मेरा बेटा है, बेटा बोल रहा है मेरा बाप है। ठीक है, और तीसरे आदमी से पूछ रहा हूँ तो बोल रहा है कि वो स्ट्रेंजर है। ठीक है, मैं नहीं जानता, स्ट्रेंजर है वो लोग जनरल पब्लिक है। ठीक, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। डिफाइन कैसे हो रहा है? किसी पर्टिकुलर आदमी के हिसाब से डिफाइन हो रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर आदमी जिसको आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं जिससे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ, ठीक है, रेफरेंस। ठीक है, जिससे आप पूछ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई तुम्हारे हिसाब से बताओ ये क्या है। ठीक है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, माने हम इनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई माने जो तुम्हारा ये तुमको बोल रहा है कि तुम्हारा वो बाप है, तुम बोलते हो कि वो तुम्हारा बेटा है, तो ऐसे कैसे हो गया? ये नहीं पूछ रहे हैं हम ये पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या लगता है, हम ये पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। ठीक है, एक और आदमी ले लीजिए, मान लीजिए इन दोनों की, इसकी जो वाइफ होंगी, जो इसकी माँ होगी, उसको खड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब पूछेगा कि भाई इसका ये क्या लगता है? ये इसकी मम्मी है, साड़ी वाड़ी पहने होगी, है ना। तो इससे पूछेगा ये, अब इसको तो पता है ये क्या है, ये बोल देती है कि ये जो है ये इसका पिता लगता है। ठीक है, ये क्या लगता है? ये इसका बाप लगता है। और ये इसका क्या लगता है? इसका बेटा लगता है। दोनों
तो अब ये यहाँ पर लाने का मतलब है कि अगर ऐसा हो सकता है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इससे हमने पूछा था जब कि ये तुम्हारा क्या लगता है, ये बोला बाप लगता है, इससे हमने पूछा कि इसका ये क्या लगता है, तो ये इसने भी बोला बाप लगता है, तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको सेम तरह के लिए देखने मिल सकता है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मम्मी और बेटा दोनों ही बोल रहे हैं कि ये जो है इसका बाप है, ठीक है। तो दोनों दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको ये देखने के लिए मिलता है कि वो उसका बाप है, मतलब सिमिलर रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फ्रेम ऑफ रिजल्ट से आपको सिमिलर रिजल्ट मिले, ठीक है। अब इसको हम लेके आते हैं अपने मोशन वाले पार्ट पे, ठीक है। तो मतलब रिलेटिव मोशन क्या है कि उसके हिसाब से क्या उसका मोशन है, ठीक है। जनरल मोशन एक चीज होता है, रिलेटिव मोशन एक चीज होता है, वो मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बताता हूं तो ये आपको समझ में आएगा। इस पे सवाल भी है, अच्छा सवाल सब है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये अभी रिलेटिव मोशन पे ही चल रहे हैं, अभी हम लोग फिजिक्स में घुसे नहीं हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रक है, ठीक है। ये एक ट्रक है, इसमें एक बॉक्स रखा हुआ है, ये ट्रक आगे की ओर जा रही है, बॉक्स इसमें रुका हुआ है। अगर आप अंदर खड़े हैं तो आपको ये क्या दिखेगा, बॉक्स मूव करता हुआ दिखेगा या रुका हुआ दिखेगा? आपको ये बॉक्स रुका हुआ दिखेगा, क्योंकि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं, ये इस ट्रक के अंदर वाले पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये रुका हुआ है, ठीक है। वही आपको अगर मैं बाहर खड़ा कर दूं, बोलो कि अब भाई तुम बाहर आ जाओ, ठीक है। अब आप बाहर आ गए, आपसे अब पूछा कि भाई अब बॉक्स को बताओ, बॉक्स मूव कर रहा है या रुका हुआ? आप बोलेंगे बॉक्स मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जिस पे खड़े हैं जमीन उसको ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिफाइन होता है कि रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या है, दो बॉडी के बीच की चीज है, ठीक है ना। तो जब हम ट्रक के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ट्रक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे थे, तब ये रुका हुआ था, स्टेशनरी था। जब हम ग्राउंड को ले रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये चल रहा है, वी वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। जब हम ग्राउंड को रेफरेंस ले रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि ये तो ट्रक के साथ चलता चला जा रहा है। मतलब सेम चीज जो ट्रक में रख के चल रहा था, वो कभी आप बोलते हैं कि चल रहा था और कभी बोलते नहीं चल रहा था। अंदर है तो बोलते नहीं चल रहा था, बाहर खड़े तो बोलते हैं चल रहा था, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है कि उस फ्रेम से सामने वाले चीज का जो मोशन है वो कैसा है, रिलेटिव है या नहीं है। इसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। अगर उस फ्रेम के हिसाब से मूव करता है तो बोलेंगे हाँ मोशन में है, उस फ्रेम के हिसाब से मूव नहीं करता तो बोलेंगे मोशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? एक और इसमें छोटा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, इनफैक्ट दो एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आप इस ट्रक के अंदर में खड़े हैं, ठीक है। एक बच्चा है यहाँ पे, एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है। ये इधर की दौड़ रहा है वी वेलोसिटी से। ट्रक तो चल ही रही है, ये ट्रक के अंदर दौड़ रहा है वी की वेलोसिटी से, ठीक है। तो आप इससे आपसे पूछा मैंने कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई ये जो है वी वेलोसिटी के हिसाब से दौड़ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि भाई आप एक काम करो, आप बाहर आके बताओ। अब बाहर आ गए, अब आपसे पूछा गया भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी 2v की वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2v की है। क्यों 2v की है? v तो ट्रक की ही थी और ये अंदर v के हिसाब से चल रहा था, यानी इसकी वेलोसिटी 2v की चल है। अब सेम बच्चा जो v की वेलोसिटी से ट्रक के अंदर दौड़ रहा था, कभी आप बोलते हैं कि इसकी v की वेलोसिटी थी, और जब आप बाहर से देख रहे हैं तो आप बोलते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी 2v की है, ठीक है। तो आपको समझ रहा है रिलेटिव की बात। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल पर, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बढ़िया एग्जाम्पल लें, ठीक है। रिलेटिव मोशन का हम बात कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सपोज एक क्लास में लड़की है, बहुत सुंदर है देखने, कल्पना कीजिए, किसी के लिए कल्पना तो करते ही होंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या है कि एक होता है मिंगल रिलेशनशिप वाली बात, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? सिंगल, वन साइडेड है। मिंगल रिलेशनशिप, सिंगल, वन साइडेड, ठीक है। अब आपको जो पसंद है उसके साथ आपका एक तरफा चल रहा है, आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई मेरे को बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। लड़की से जाके पूछा
ठीक है, लड़की जाकर पूछा, बोलते मैं तो उसको पहचानती भी नहीं, ठीक है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मिंगल हो गए तो वो क्या बोलेगा कि हाँ, लड़की बोलेगी हाँ मेरा उसके साथ रिलेशनशिप, ये भी बोलेगा उसके साथ रिलेशनशिप है। तो वो आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रिलेशनशिप का है तो दोनों बोलेंगे रिलेशनशिप है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जान पहचान का भी नहीं है, खाली आँख से ही आप काम चला रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही है। चलिए, तो लाइट नोट पे था, जस्ट मैं कुछ घुसाना चाह रहा था। आ जाइए रियल लाइफ पे आ जाइए। आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, मैं ऊपर से व्यू ले रहा हूँ, ऊपर वाले व्यू से ऊपर से देख रहा हूँ कि ये भाई एक ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, है ना, ये बॉगी है ना, बॉगी, अरे यार ये बॉगी है, बॉगी में यहाँ जोड़ है। आप ये ऊपर फ्लाईओवर से नहीं देखा, नीचे ट्रेन होता है ऐसा दिखता है, ये बॉगी है। इधर क्या प्लेटफॉर्म है, इधर क्या है अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गेट वेट है यहाँ पे गेट होगा, यहाँ से लोग चढ़ रहे होंगे, ठीक है, इधर भी गेट होगा, यहाँ से लोग चढ़ रहे होंगे। मोस्टली ट्रेन ऐसे ही होते हैं, इधर लोग चढ़ रहे हैं, ठीक। आप इसके अंदर बैठे हुए हैं, आप यहाँ से आप बाहर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ट्रेन क्या है, रुकी हुई है, ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। आप इधर की ओर देख रहे हैं, स्टेशन आपको क्या दिखेगा, स्टेशन आपको स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है। वेलोसिटी स्टेशन की मतलब प्लेटफॉर्म की 0 होगी, ठीक है। मान लीजिए इधर से एक ट्रेन आया, एक और चीज़, मैंने ट्रेन आने से पहले एक और बात बताता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि आप इस ट्रेन में बैठे हैं, इस ट्रेन में बैठे हैं, तो आपको ये रुका हुआ दिख रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन चल दी, ट्रेन जो है मान लेते हैं v की वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो इसमें एक आदमी बोलता है कि भाई ये देखो स्टेशन जो है वो पीछे की ओर जा रही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है या नहीं है। थोड़ा पॉज करके सोच के देखिएगा। आपको एक बगल वाले बंदे ने बोला कि भाई प्लेटफॉर्म जो है वो पीछे की ओर जा रही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब यहाँ पर आ जाता है 2 लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज और रिलेटिव लैंग्वेज। क्या जाता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, LANG। अब यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होता है कि आप बाहर से देख रहे हैं तो वहाँ से देख रहे हैं, और एक हो जाता है रिलेटिव लैंग्वेज, ठीक है। अब यूनिवर्सल लैंग्वेज में तो आप बोलेंगे यार ये तो क्या बेकार की बातें कर रहा है, ठीक है, उसको हटाइए, उससे हमारा फिजिक्स का मतलब नहीं है। इसलिए चूंकि मैं आप डिस्टिंक्शन कर सकें इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई अगर आपसे बोलेगा कि भाई प्लेटफॉर्म पीछे जा रही है तो आपको लगेगा क्या बेकार की बातें कर रहा है। दैट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज की आप एक्चुअली जो होता है ना वो बात करते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, रिलेटिव लैंग्वेज की हम बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके बात करेंगे। अब बताइए आप कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं आप। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन ले रहे हैं, ये ट्रेन का जो डिब्बा जो v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है उसको अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो इस बंदे के हिसाब से आप रुके हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बंदे के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म पीछे की ओर जा रही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये रिलेटिव मोशन की बात हो रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ट्रेन का डिब्बा ले रहे हैं, ट्रेन का डिब्बा जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं उसको हम रोकते हैं कहने का मतलब उसको हम मान के चलते हैं वो मूव नहीं कर रही है, हमारा फ्रेम रेफरेंस स्टेबल है, बाकी उसके हिसाब से बाकी चीज़ें मूव हो रही है नहीं हो वो डिफाइन करते हैं। तो जब हमने डिब्बा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया तो हम मान के चल रहे हैं डिब्बा रुका हुआ है, ठीक है, और इसके हिसाब से डिब्बा जो है रुका हुआ है और ये आदमी जो है इसके हिसाब से रुका हुआ है। लेकिन अब एक्चुअली तो वो डिब्बा जो है वो चल रहा था, लेकिन इसके ये बोल रहा है कि मेरे हिसाब से डिब्बा रुका हुआ है क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, डिब्बा थोड़ी मूव कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, डिब्बा थोड़ी मेरे घसक रहा है, तो रुका हुआ, जमीन दिख रहा है डिब्बे का रुका हुआ है। तो उस केस में वो बोलेगा कि भाई ये जो है मेरा डिब्बा रुका हुआ है, बाकी दुनिया पीछे जा रही है। किसी आप कार पे चले जाइए, कार पे बैठ के आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि भाई मेरा कार रुका हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जमीन पीछे जा रही होगी, ठीक है, चाहे तो कार आगे जा रहा है, अगर कार भी रुका हुआ जमीन भी रुकी तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो फिर लगाता है। अगर हम कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो मतलब कार क्या हो गया, स्टेबल हो गया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। मतलब क्या होगा कि कार जो एक्चुअली v की वेलोसिटी से चल रही थी वो जमीन v की वेलोसिटी से पीछे जा रही होगी। अब सोच के देखिए इसको, थोड़ा मतलब थिंकिंग डेवलप करने की चीज़ है।
जब भी आप मोशन में चल रहे होते हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप बोलते हैं कि भाई मैं रुका हुआ हूँ, आंख बंद करके चल रहे, मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली आप चल रहे होते हैं। तो आप अगर नहीं चल रहे मतलब ज़मीन पीछे जा रही होगी, ठीक है। तो ये ऐसा सिनेरियो मान करके हम लोग फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, टफ नहीं है, ये ट्रिकी है। ट्रिकी है मतलब ये चीज़ को थोड़ा अपने दिमाग में समझना पड़ेगा। अगला एक एग्जांपल जब दूंगा मैं आपको तो और क्लियर होगा बात, ठीक है। वो भी रियल लाइफ एग्जांपल होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अरे डिब्बा है ना यहाँ तक, वी की वजह से चल रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल, अब क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि ये स्टेशन जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो रुका हुआ है, इधर से एक ट्रेन आया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप ना इधर प्लेटफॉर्म की ओर नहीं देख रहे हैं, आप आंख बंद करके कुछ गाना वाना सुन रहे हैं। अचानक से आप आंख खोलते हैं और इस ट्रेन को पर आपकी नज़र पड़ती है। गौर कीजिएगा, आपको फील आएगा कि ये ट्रेन इधर की ओर जा रही थी ना, तो आपका ट्रेन इधर की ओर, आपको लगेगा कि मेरा ट्रेन इधर की ओर जा रहा है। कभी गौर कीजिएगा, आप नीचे देख रहे हैं, अचानक से आपने आंख खोला, अपने इधर देखा, तो आपको दिखेगा कि मेरा ट्रेन जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। लेकिन एक्चुअली तब आपको फील आता है कि भाई मतलब इसको दो पार्ट में बांटते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। तो यहाँ तक जो बताया वो आप एक बार सोच के देखिए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? इसका दूसरा दो पार्ट, पहला तो क्या है केस कि आप v की वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं और ट्रेन क्या है इधर से आ रही है, ऊपर की ओर जा रही है, मतलब जिस डायरेक्शन आप जा रहे थे उसी डायरेक्शन ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब क्या आपको दिखेगा कि ये जो है ये वेलोसिटी v की वेलोसिटी अभी नहीं है इसमें, ये रुकी हुई है, चल रही थी, ये ऊपर की ओर चल रही थी और अभी ये रुकी हुई है, अभी इसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। अभी बॉगी जो है वो स्टेशन पर रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म के साथ में रुका हुआ, प्लेटफॉर्म भी रुका हुआ है, अपना ट्रेन भी रुका हुआ है। पीछे से एक ट्रेन आता है, वो आगे की ओर निकलने लग जाता है। आप आंख बंद कर गाना सुन रहे थे, आपने अचानक से ट्रेन की ओर देखा, प्लेटफॉर्म की ओर नहीं देखा, ट्रेन की ओर देखा, ठीक है। तो आपको क्या फील आएगा कि आपका ट्रेन जो है वो पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तब आपको दिमाग में आएगा यार मेरा ट्रेन तो आगे की ओर जाना था, ये पीछे उल्टा क्यों चलने लग गया, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब आप इधर इस साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, ये ट्रेन जो है वो आगे की ओर जा रही है। तो वो बस हार्डली 5 से 10 सेकंड के लिए आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन पीछे की ओर जा रही थी, ठीक है। दूसरे केस में आइए, दूसरे केस में ट्रेन अब आगे से पीछे की ओर जा रही है, आगे से पीछे की ओर जा रही है, मतलब मेरा ट्रेन आगे जाना था और ये उल्टा डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है इसको। अगेन मैं गाना सुन रहा था, हूँ, यहाँ बैठ के अपना गाना सुन रहा हूँ आंख बंद करके। अचानक से मैंने आंख खोला, इसको देखा इधर जाते हुए, तो आपको ऐसा फील आएगा कि अरे हाँ अच्छा हुआ ट्रेन खुल गया, ट्रेन इधर की ओर मूव करने लग गई, क्योंकि ये इधर जा रहा था, ठीक है। तो आप क्या होगा, आप इसके हिसाब से इधर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। आप तो अभी रुके हुए हैं एक्चुअली, लेकिन आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना आपको स्टॉप कर लिए और आपको ये इधर जाते हुए दिखा, तो आपको ऐसे थोड़ी देर के लिए फील आएगा कि हम आगे की ओर चल रहे हैं। और जैसे फिर आप इधर देखेंगे तो देखेगा अरे हम तो रुके ही हुए हैं। तो ये आप फील कीजिएगा, ये आपको फील आएगा। ट्रेन में कभी बैठ करके ये चीज़ गौर कीजिएगा कि अचानक से स्टेशन में रुका हुआ है, आंख बंद करके रखिए, अचानक से कोई ट्रेन क्रॉस करता है, आप देखिए, तो आपको फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड तक आपको फील आएगा कि मैं ही चल रहा हूँ, वो रुका हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है। आपने जब अपना आंख खोला और आपको ऐसा फील आया कि मैं चल रहा हूँ, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि उसको स्टॉप कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको मान लिए हैं, ठीक है। अगर मैं प्लेटफॉर्म को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानता हूँ तो मेरी हम अंदर बैठ के प्लेटफॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, तो उसके हिसाब से मेरी ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है। अब मैं अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस ट्रेन को मान लूँ कि भाई वो ट्रेन रुका हुआ है, तो मेरा ट्रेन आगे चल रहा होगा, एक्चुअली वो पीछे जा रहा है, लेकिन मैंने उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया तो वो रुका हुआ है, ठीक है। वो रुक गया मेरे नज़रों के हिसाब से और मैं आगे चलने लग गया। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। खैर जब आएगा तब हम और आपको बताएंगे, बाकी अभी के लिए आप जो जितना बताया उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, फील कीजिए और एक आध बार और सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारा रिलेटिव मोशन। ये थोड़ा मतलब ट्रिकी चीज़ है, जब तक दिमाग में आपको समझ नहीं आएगा तब तक थोड़ा सवाल आपको प्रॉब्लम करेगा। कुछ ना समझ में आए ना तो एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। जब भी जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं उसको आप स्टॉप करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जिसको फ्रेम ऑफ
रेफरेंस मानेंगे दैट इज स्टॉप्ड, वो रुक जाता है, ठीक है, और बाकी चीज़ें चलने लग जाती हैं। आपने ट्रेन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस ट्रेन को माना था तो आप चलने लग गए थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अपनी बॉगी को मानेंगे तो फिर वो चलता हुआ लगेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आपने उधर देखा कि हाँ ज़मीन तो रुकी हुई है, मतलब मेरा ट्रेन नहीं चल रहा है, मतलब आपका दिमाग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपका ट्रेन आ गया। अब आप इस साइड देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं नहीं चल रहा हूँ, वही चल रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे आपने आँख खोला और आपको क्या दिखा। जैसे अगर आप खिड़की के बाहर देख रहे, ट्रेन चल रही है या बस चल रही है, कार चल रही है या बाइक चल रही है, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने आप को मान लें, ठीक है, तो ज़मीन पीछे जा रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़मीन को मान लें तो आपको लगेगा गाड़ी चल रही है आगे, ठीक है। तो जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे उसका वेलोसिटी आप जीरो कर रहे हैं, मतलब उसको स्टॉप कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको मान रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप किएंगे, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब जो सामने वाला चीज़ होगा उसका वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में होगा। सपोज एक गाड़ी मूव कर रही थी, एक कार है कोई, ये मूव कर रही थी, यहाँ पर पेड़ वगैरह है, आदमी वगैरह है, यहाँ ज़मीन वगैरह है, ठीक है। ये v की वेलोसिटी से जा रहा था, आपने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो इसकी v की वेलोसिटी जीरो नहीं है, v की वेलोसिटी मान लेते 10 की वेलोसिटी रख लीजिए, 10 की वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा था, आपने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो उस 10 को बैलेंस करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, 10 के स्पीड से पीछे चलने लग जाएंगे। वेलोसिटी इक्वल्स टू -10, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, तो माइनस करके लगाया मैंने। तो जब भी जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे उसको वेलोसिटी जीरो करेंगे, लेकिन एक्चुअली उसकी वेलोसिटी कुछ तो थी, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जिसको आप मान रहे हैं कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, जमीन पीछे जा रहा है, तो जमीन का वेलोसिटी -10 की वेलोसिटी से पीछे की ओर भगाओ, तो मैं उल्टा करके आप माइनस कर उसका ये कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, एक बस है इधर की ओर मूव कर रही है, एक बस है इधर की ओर मूव कर रही है, ठीक है। ये मान लेते हैं v1 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये मान लेते हैं v2 इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड जा रही है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने इस बस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, क्या मान लिया, इसकी वेलोसिटी 20 है ना, इसकी वेलोसिटी -30 होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट। थोड़ा ये साइन का ध्यान रखिएगा, साइन काफ़ी मतलब कचरा करता दिमाग का। v2 इक्वल्स टू -30, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। आपने क्या किया, अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, मतलब ये 20 तो आपका गायब हो गया, ये 20 आपका जीरो हो गया, v1 जीरो हो गया, मतलब v2 क्या हो गया -30 और उसका रिवर्स करके इसमें -20, यानी इसकी वेलोसिटी होगी -50 के स्पीड से। ज़मीन की वेलोसिटी क्या होगी ज़मीन की वेलोसिटी मान लें v ज़मीन रख लेते हैं, v लैंड रख लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा -20, ठीक है। तो ज़मीन तो -20 की स्पीड जाएगा, लेकिन इसकी खुद की वेलोसिटी v2 -30 के बराबर था, तो इसमें -50 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इसलिए आपको दिखेगा कि ज़मीन के ज़्यादा स्पीड से आपकी गाड़ी पास कर रहा है। कभी आपने गाड़ी क्रॉस करते देखा है? नेक्स्ट टाइम आप जब गाड़ी में बैठे ना, तो आप एक बार देखिएगा, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो ज़मीन के हिसाब से ज़्यादा स्पीड में आपको निकल के जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ज़मीन भी पीछे जा रहा है, गाड़ी भी पीछे जाएगी आपके, लेकिन ज़मीन ज़्यादा धीरे जाएगा और गाड़ी तेज़ी से जाएगा, बस यही कारण है, ठीक है। इसका एक और सवाल लास्ट, उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पे आते हैं। मान लीजिए आप v1 की स्पीड से, v1 स्पीड है आपकी 20, एक और गाड़ी इधर से आ रही है, v2 इक्वल्स टू +20, ये भी तो उसी डायरेक्शन में है ना 20। अब आपने अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मान लिया, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, 20 इसकी भी थी, उसकी भी 20 थी, तो -20 अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो। आपको इसके हिसाब से, ये अगर ये भी 20 की स्पीड से चल रहा था, ये भी 20 की स्पीड से चल रहा है, तो ये आपको दिखेगा कि ये रुका हुआ है, ये आपको चलता हुआ नहीं। आप टायर पे नज़र मत डालिएगा। चलना मतलब क्या होता है कि आपसे चाहे तो वो आगे जाए या पीछे जाए, चलना मतलब यही होता है ना, कि आप अगर बैठे हुए हैं कहीं पर, आपसे अगर कोई आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तभी चलना मतलब होता है। तो ये यहाँ बैठ के आपको क्या दिखेगा कि ये जो आदमी है बस वहीं पर है, पहले जहाँ पर था आगे भी वहीं पर चला जा रहा है।
ठीक है, तो आपको बताइए कि सेम स्पीड की दो गाड़ियाँ अगर चल रही हैं, 40, नॉर्मल सेंस से बताइएगा कि 40 की स्पीड से एक गाड़ी चल रही है, दूसरी गाड़ी भी 40 की स्पीड से चल रही है, तो क्या ये इसको ओवरटेक कर पाएगी? ये ब्लैक वाला जो है ये इस वाले को ओवरटेक कर पाएगी? दोनों ही 40 की स्पीड में नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? आप बोलेंगे स्पीड ज़्यादा होगा तो ही कर पाएंगे, क्यों ज़्यादा तभी कर पाएंगे। यहीं पर रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि अगर इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, 40 से 0 कर दें इसको, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 40 इधर था 40 उधर हो गया, तो मतलब 0 का स्पीड से, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि v इक्वल टू यहाँ पर चूंकि 0 आ गया, तो ये जो है रिलेटिव मोशन जो है इन दोनों के बीच में नहीं होगा, और ये आदमी इसको यहीं पर बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक, थोड़ा सा और इसको नंबर्स को बदलते हैं। इसकी 20 ही था जो -20 होके लगेगा इसमें। ठीक है, नंबर थोड़ा और बदलते हैं। मान लेते हैं 10 की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, अभी मान लीजिए 10 की स्पीड से ये इधर चल रहा था, ये 20 की स्पीड से चल रहा था, ये 20 मान लेते हैं, फिर से मैं दिखाई देता हूँ एक बार। ठीक है, अभी आपने बोला कि भाई मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये क्या करेंगे, ये इसको उल्टा करके लगा देंगे, 10 - 20 = -10। ठीक है, तो इस आदमी को, ठीक है, ये गाड़ी पीछे की ओर जाता हुआ दिखेगा, -10 की वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -10। इसको क्या दिखेगा कि मैं तो रुका हुआ हूँ, ये गाड़ी जो है पीछे की ओर जा रही है। और जो यहाँ कोई अगर खड़ा होगा तो इसको क्या दिखेगा कि ये जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये पीछे छूटता हुआ जा रहा है, मूवमेंट इसका इधर ही है। यहाँ कोई बाहर खड़ा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज़मीन है, तो इसको दिखेगा कि ये आगे तो बढ़ रही है, लेकिन ये इसको आगे ओवरटेक करते हुए चली जा रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और एक पॉइंट पर आइए, नेक्स्ट पार्ट, एक और लास्ट इसका एक और है। ये 20 की स्पीड से चल रही थी, ये 30 की स्पीड से जा रही है। अब मैंने फिर से इसको मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसको मान लिया, इसको मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हटाइए इसको, 0 करिए इसको, ये 0 हो गया। तो इस पर क्या लगाएंगे, माइनस करके लगाएंगे, माइनस का 20 लगाएंगे, इस पर माइनस का 20 लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, +10, मैंने 30 - 20 = 10। आपको क्या दिखेगा कि ये जो है आप रुके हुए हैं, आपके आगे से नहीं निकल के जा रही, 10 की स्पीड से निकलते हुए जा रही है। ठीक है, आपको ये 30 की स्पीड से निकलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने अपना वेलोसिटी जो है अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना अपने गाड़ी को, तो आपने अपनी वेलोसिटी माइनस करके उसको दी है, और आपको दिखेगा कि बहुत आराम से निकल रहा है। ऑल्दो उसका स्पीड काफ़ी है, 30 है, आपसे ज़्यादा है, लेकिन वो दिखेगा कि आपसे थोड़ा थोड़ा करके आगे जा रहा है। ठीक है, और वही जब बराबर हो गया तो तब दिख रहा था कि साथ में ही चल रहा है। क्यों साथ में चल रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी मेरे हिसाब से, और रिलेटिव मोशन हम दोनों के बीच बंद हो गया था। इस केस में रिलेटिव मोशन हो रहा है और गाड़ी जो है हमको ओवरटेक करके आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया लगता है, चलिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और हम लोग फ्रिक्शन फोर्स नेक्स्ट पार्ट से देखना शुरू करेंगे। रिलेटिव मोशन थोड़ा मतलब ट्रिकी चीज़ है, सबको समझने तुरंत से नहीं आ जाता। जिनको आ गया उनके बहुत वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा था। आपको अगर समझ में आता है तो आप स्किप कीजिए और आगे बढ़िए इस पार्ट को। ठीक है, चलिए स्टोरी वाला पार्ट 2 मिनट में जल्दी से स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। तो हम लोग क्या था कि ट्रेन उल्टा चल गया, ऋषिकेश पहुंच गया, ऋषिकेश पहुंचने वाला था, और बीच में वो राजस्थानी लेडीज़ का मैंने बताया था। अब राजस्थानी कैसे थी मेरे को कैसे पता चला, उनकी जो चूँकि मैं कोटा रह के आया था ना, ठीक, कोटा रह के आया था, तो मेरे को राजस्थान का थोड़ा लैंग्वेज मतलब एटलीस्ट कुछ चीज़ें पता लग गई थी, और वही वो एक्सेंट में बात कर रही थी। कुछ जगह का भी नाम था, ब्यावर साइड का कोई जगह का भी नाम ले रही थी, तो वो लोग बैठे हुए थे। अब वो मैंने अजीब स्थिति था, तो ट्रेन क्या वो पीछे की ओर चल दिया। ज़्यादा देर नहीं लगता है हरिद्वार से ऋषिकेश, 1 घंटा पैर मोरे मोरे वाले उतरो भैया ऋषिकेश। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था ना कि क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा था कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, इतना ज़्यादा भीड़ था, और अब तो पूछताछ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। तब हम लोग क्या था, ऋषिकेश में उतर गए। अब बोले कि भाई अब क्या करें, मैंने वी वर फेड अप कि भाई 3 रात पहले निकले हुए हैं, 1 रात पहले हम लोग पहुँचे हैं, और आज हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि नहा धो करके हम लोग ऋषिकेश से पहुँच गए दिल्ली के बदले। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैंने फिर हम लोगों ने वहाँ से बस स्टैंड लिया, क्योंकि अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, जो कर रहे थे मेरे भैया ही कर रहे थे। मैं तो बस जस्ट 12th पास था, और कभी दिल्ली आया नहीं था ऐसे, मतलब घूमने की नज़र से, या उत्तराखंड भी कभी नहीं गया था।
ठीक है। तो मेरे लिए सब कुछ नया नया था। वो मेरे को पहले बार जो पहला एक्सपीरियंस जो था ना हरिद्वार में हिल्स देखने का और ऋषिकेश में हिल्स देखने का, पानी साफ साफ पानी देखने का, गंगा स्नान करने का, ठंडा पानी, साफ पानी, तो ये चीज़ें मुझे पहले नहीं कभी दिखी थी। तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत अलग। अब तो कुछ नहीं, ऋषिकेश कितना बार भी जा चुके हैं, बट उस समय बहुत मज़ा आया था। जो याद आता है तो लगता है यार वैसा कुछ अभी क्यों नहीं फील आता, बट हो जाता है, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो बेकार लगती हैं। ठीक है। बट देन कुछ तो वहाँ पर हुआ, हम लोग बस पकड़े और हम लोग दिन के 4-5 बजे तक वापस दिल्ली पहुँच चुके थे। और हमने बस भी वही कुछ 10-11 बजे का बस था, वो रुकते सुकते पता नहीं कैसे घटर करते वो पहुँचा दी हमको। और हम लोग 5 बजे पहुँचे, फिर सोए क्योंकि रात भर सोए नहीं थे, रात भर तुम जगे हुए थे हम लोग। ठीक है। फिर सोए बढ़िया से, खाए पिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सीधा दिमाग में डाला एयर ट्रिपल 26 तारीख को है, 26 अप्रैल की या 25 अप्रैल, ऐसे ही कोई संडे था उस साल। तो एयर ट्रिपल उस दिन है, तो उसके एग्ज़ाम्स के लिए मैंने सारे अपने निकाले। तो हमारे क्या होता था ना कि रेजोनेंस में जो नॉर्मल सवाल होते थे और पीछे जो आपके एयर ट्रिपल के सवाल होते थे, मैं 5 से 6 दिन के अंदर में सारे उसके सवाल लगा गया। जितने भी सवाल थे ना उसमें सारे सवाल वहाँ पे लगा दिया। ठीक है। तो अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर में मैंने अपना सारा निकाल लिया। उसके बाद मैंने आईटी का सवाल थोड़ा हाई लेवल होता था उसको साइड किया, और फिर एयर ट्रिपल का सवाल मैंने बनाना शुरू किया। और सारे मोस्टली 5 से 6 दिन के अंदर में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके मैंने वो सवाल लगा लिए। नहीं भी सवाल आते थे तो एटलीस्ट उसके आंसर्स देख लिए कि भाई कैसे क्या इसका सिस्टम है। और फिर मैंने एग्ज़ाम देने गया। अब क्या हुआ इसके बीच में, मतलब एग्ज़ाम देने और वहाँ हरिद्वार ऋषिकेश से वापस आने के बीच में, और हरिद्वार ऋषिकेश में क्या हुआ, क्या चेंज आया, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।